मित्रों नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। मित्रों, जब कभी भी मैं 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि 2014 के वर्ष को न सिर्फ आधुनिक भारत के अपितु विश्व के राजनीतिक इतिहास में भी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 50 साल बाद जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे इस वर्ष में भारत की राजनीति में जो बदलाव हुआ उसने भारत के ग्लोबल पावर बनने की मुहिम की रफ्तार को एक नई गति दी। मैं या मेरी ही तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी और समर्थक जब ऐसे दावे करते हैं तो हमें या तो भक्त या अंधभक्त कहते हैं। कुछ लोग उपहास करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं जब ये कहता हूँ कि 2014 के बाद के भारत में बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं तो ऐसे में मैं बिना तथ्यों के नहीं कहता। हम में से लगभग सभी लोगों ने 2004 से 2013 तक का वो दौर शायद देखा है। मैं उस दौर में विश्वविद्यालय की पढ़ाई करके स्वयं को स्थापित करने की प्रक्रिया में संलग्न था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के विरुद्ध गठबंधन करके जब उन्हें कांग्रेस और उनके घटक दलों ने हराया, तब देश ने शायद ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस देश के भविष्य को अनिश्चितता के गर्त में ले जाएगी। हालांकि ऐसा होना लाजमी ही था, क्योंकि जो गठबंधन कांग्रेस ने 2004 में अटल जी को हराने के लिए बनाया था वो दरअसल महत्वाकांक्षाओं से लैस नेताओं का एक गठबंधन था, जिनके लिए राजनीति कोई ध्येय अथवा मिशन नहीं बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र था। वर्ष 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनती है। सवाल आता है प्रधानमंत्री बनने का। कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी, जिन्हें पता होता है कि अगर वे प्रधानमंत्री बनी तो उनके विदेशी मूल का होने की वजह से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएंगी, और बड़ी ही शातिर तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय देश के जाने माने अर्थशास्त्री थे, पहले वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर आदि अनेक पदों पर रह चुके थे, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। देश की जनता को लगा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसने 1990 के दशक में देश को आर्थिक संकटों से उबारा हो, उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी ज़िंदगी में सुधार आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि सरकार तो कोई और चलाता रहा। रिमोट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में ही रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। लगातार 2 बार यानी पूरे 10 साल तक कांग्रेस और यूपीए, जो अब नाम बदलकर I.N.D.I.A हो गया है, इस देश की सत्ता पर काबिज रहा। और देश को क्या मिला? हिंसा, भ्रष्टाचार, बम ब्लास्ट, महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचार। 10 वर्षों तक चली इस सरकार का दामन अनेकों बार भ्रष्टाचार के दाग से पट गए। बड़े बड़े घोटाले, कोई 1000 करोड़ का, कोई 10,000 करोड़ का, तो कोई 1 लाख करोड़ के घोटाले इस सरकार के पर्यायवाची बन गए। यही नहीं, आए दिन आतंकवादी घटनाएं, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो तो कभी मुंबई के ताज पर हमला। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था भी इस सरकार में चरमरा गई। महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं तो मानो आम बात हो गई थी। देश की राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाने लगा। निर्भया जैसे अघन्य अपराध भी इसी सरकार के दौरान हुआ। इसके अलावा तुष्टीकरण तो इस सरकार का मूल मंत्र था। हिंदू समाज के मुद्दों को लेकर के उदासीनता यूपीए सरकार का चरित्र बन गई थी। जनता त्रस्त थी और सड़कों पर थी। रामलीला मैदान का आंदोलन अभी देश भूला नहीं है। उसके बाद में चाहे जो भी निष्कर्ष निकले हों, लेकिन वो आंदोलन देश की जनता के उबाल को दर्शाता था। त्रस्त जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी, और तभी 2013 के अंत में भाजपा ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा के बाद से ही राजनीतिक हवा ने अपना रुख ऐसा बदला कि उसकी जद में आने वाले सारे विरोधी भाग खड़े हुए।
नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल और भाजपा की राष्ट्रीय सोच को लेकर मैदान में उतरे। काशी से चुनाव लड़ने की जब उन्होंने घोषणा की तब समस्त हिंदू समाज को ये लगा कि अब जाकर उससे उसका असली राजा मिला है, जिसने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर न सिर्फ गर्व है अपितु तो उसे किसी राजा की तरह गर्व से धारण भी करता है। 2014 में प्रचंड बहुमत की भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाया और सरकार दिन रात गांव, गरीब, किसान, नौजवान के कल्याण के कार्यों में लग गई। विकास को अंतिम व्यक्त तक ले जाने के लिए संकल्पित भाजपा सरकार ने 9 वर्षों में लगभग हर मोर्चे पर यूपीए सरकार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। जीडीपी ग्रोथ के मापदंड हो या महंगाई का मुद्दा हो या फिर फिजिकल डेफिसिट हो या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेरोजगारी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि अनेक मोर्चों पे सरकार यूपीए सरकार से बेहतर साबित हुई। वैश्विक स्तर पर आज हम एक महाशक्ति बनकर उभरे हैं। हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। हम चीन की विस्तारवादी नीतियों के आगे डटकर खड़े हुए हैं। हमने रूस व अमेरिका दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। हमने भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की सादगी और उनकी ईमानदारी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। आज कश्मीर हो या कहीं और, सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये सरकार समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं है बल्कि उनके हल की ओर फैसले लेने में प्रतिबद्ध नजर आती है। 2019 में जनता ने लगातार दूसरी बार मोदी जी को अपना भर भर के स्नेह व आशीर्वाद दिया और लगातार दूसरी बार वह पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुए। दोस्तों, 2024 अब बेहद नज़दीक है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए विरोधियों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। विदेशी ताकतें भी उनके पीछे पड़ी हुई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से उसका जवाब देंगे ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भविष्य के लिए सजग हों। हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।